रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हे भगवान, आज तक मैं जिन सौतनों को तलाशती रही वो ये है खोदा पहाड़ और निकला चूहा। केतन जी, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो आज मैं इस तरह आपसे तलाक न मांगती। अद्विका की शादी केतन से बड़ी धूमधाम से हो जाती है। एक अच्छी बहू की तरह अद्विका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। केतन का भी जल्दी ही अपने काम में प्रमोशन हो जाता है, जिसके चलते दोनों पति पत्नी घर वालों से दूर एक नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। एक दिन दोनों पति पत्नी सुबह के समय नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी केतन के फोन पर किसी दिल नाम से कॉल आता है, जिसे वो जल्दी से कट कर देता है कि तभी दोबारा कॉल आने लगता है, जिसे देखकर अद्विका बोलती है, सुबह सुबह कौन आपको इतना मिस कर रहा है जो फोन पर फोन किए जा रहा है? कोई नहीं है, वो बस ऑफिस कॉल है। अच्छा तो उठा लो ना, काट क्यों रहे हो आप बार बार? यार तुम नाश्ता करने में ध्यान दो ना, कॉल पे ध्यान क्यों दे रही हो? आपको तो कुछ कहना ही बेकार है, जो करना है करो। केतन जल्दी से नाश्ता करके घर से निकल जाता है और जल्दी से दिल के नंबर पर बैक कॉल करता है और कहता है, अरे यार कितनी बार कहा है ना, सुबह सुबह कॉल मत किया करो। मेरी बीवी को पता चल गया ना कि मैं क्या गुल खिला रहा हूँ, वो मेरा सर धड़ से अलग कर देगी। इम्पोर्टेंट काम हो तो मैसेज कर दिया करो। इतना कहकर केतन फोन रख देता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक रात जब अद्विका और केतन सो रहे होते हैं, केतन का फोन जोर से वाइब्रेट होने लगता है और इस बार उसकी स्क्रीन पर जान नाम से नंबर फ्लैश होता है और वो जल्दी से फोन उठाकर बालकनी में जाता है और बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ? क्या सच में? आई लव यू यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। थैंक यू बहुत सारा, चलो सुबह मिलते हैं। उसकी ये सारी बातें अद्विका चुपके से सुन लेती है और मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है। मेरे पीठ पीछे मेरी सौतन बनाए बैठा है, लेकिन मैं भी इसकी पत्नी हूँ। इसकी सच्चाई तो इसके मुंह से बाहर निकलवा कर ही रहूंगी। इतना कहकर अद्विका वापस सो जाती है और केतन भी बालकनी से रूम में आ जाता है और सो जाता है और अद्विका भी अपने पति की जासूसी करने में लग जाती है। और एक दिन जब केतन बाथरूम में नहा रहा था, तभी अद्विका रूम में आती है और वो चुपके से उसका फोन चेक करने के लिए जैसे ही उसका फोन उठाती है, तभी उसके फोन पर रूप नाम से कॉल आने लगता है। साथ ही नाम के साथ दिल वाला इमोजी भी होता है। वो जैसे ही कॉल पिक करने वाली होती है, तभी केतन बाथरूम से बाहर आ जाता है और झपट्टा मारकर अद्विका के हाथ से फोन छीन लेता है और गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, मेरे फोन को हाथ मत लगाया करो। फिर बताओ क्यों करती हो ऐसा तुम? आज तो गलती कर दी, आज के बाद अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? हाँ हाँ चिल्ला लो, अच्छे से चिल्ला लो। मुझे पता है बाहर तुमने मेरी सौतन बना रखी है, तभी ऐसे भिन्ना रहे हो मुझ पे। सुबह सुबह अफीम खाई है क्या? क्या बकवास छाप रही हो? आप करते होगे सस्ते नशे, मैं नहीं करती। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपने बाहर ना कोई लड़की फंसा रखी है और अब मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। यार तुम अपना ये ड्रामा बंद करो और प्लीज नाश्ता लगा दो, जाओ। अद्विका गुस्से में रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब अद्विका केतन का मोबाइल चेक करने की कोशिश करती तो कभी लैपटॉप और कभी कुछ और। उसकी इन सब आदतों से परेशान होकर केतन उसे कई बार गुस्से में सुना दिया करता, पर अद्विका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही एक शाम केतन ऑफिस से घर आता है और अद्विका को आवाज देता है, अद्विका, अद्विका कहाँ हो तुम? यहाँ आओ यार। हाँ जी कहिए, क्या हुआ? यार एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, सर में दर्द हो रहा है बहुत। ठीक है, लाती हूँ। अद्विका किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और चाय बनाते बनाते खुद से बोलती है, घर के काम करूँ मैं, सारे गंदे कपड़े धोऊं मैं, सारा दिन अपनी ऐसी तैसी करवाऊं मैं और मजे ले वो बाहर वाली। आज चाय पिलाती हूँ इनको, वो भी लाल मिर्च वाली। इतना बोलकर अद्विका चाय में ढेर सारी लाल मिर्च का पाउडर डाल देती है और थोड़ी देर बाद जाकर चाय केतन को देती है। वो जैसे ही चाय का एक घूंट भरता है, तभी उसके कान, नाक और मुंह से धुआं निकलने लगता है
और वो गुस्से में कप को जमीन पर फेंक देता है और बोलता है, क्या बदतमीजी है ये? चाय में लाल मिर्च कौन डालता है? मेरा पूरा मुंह जल रहा है, पानी लेकर आओ मेरे लिए। हाँ हाँ, अब तो मिर्ची लगेगी ही ना। और जो मिर्ची आप मेरे जिंदगी में लगा रहे हो उसका क्या, बताओ? तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ गई? और पानी लेकर आओ, जाओ। नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। अद्विका की ना सुनकर केतन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे जोरदार तमाचा मारता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग का खो गया है। पहले मुझे मिर्ची वाली चाय पिलाती हो और फिर पानी पिलाने से मना करती हो। कभी मेरा फोन, कभी लैपटॉप तो कभी पर्स चेक करती हो। अरे सीआईडी में भर्ती हो जाओ ना, अगर इतनी तहकीकात करने का शौक चढ़ा है तो। अद्विका को सुनाकर केतन वहाँ से चला जाता है तो वहीं अद्विका भी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। केतन के ना घर आने का पता था और ना ही ऑफिस जाने का। वो अपनी मर्जी से घर आता और जाता या फिर अपना ज्यादातर वक्त फोन पर बातें करते हुए ही बिता दिया करता। उसका ये रूप देखकर अद्विका को बहुत हर्ट होता है और वो उससे अलग होने का फैसला कर लेती है और कोर्ट जाकर डाइवोर्स पेपर रेडी करवाती है। जब वो पेपर लेकर कोर्ट से टैक्सी में बैठकर घर आ रही होती है तो वो खुद से रोते हुए बोलती है, मैं एकदम सही फैसला कर रही हूँ। केतन जी अब मुझसे प्यार नहीं करते। वो हमेशा से ही मुझसे अलग होना चाहते थे और अब मैं खुद ही उनसे अलग हो जाऊंगी। पता नहीं मेरी सौतन कौन है, और जो भी है केतन जी उसके साथ खुश रहे। कुछ ही देर में वो घर पहुँच जाती है जहाँ वो देखती है कि केतन घर पर नहीं है और वो डाइवोर्स पेपर को साइन करके टेबल पर रख देती है और साथ ही एक लेटर भी रखती है और अपना सामान पैक करके घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब केतन घर आता है तो देखता है कि घर खाली है और अद्विका वहाँ नहीं है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पेपर्स पर जाती है और वो जल्दी से अद्विका का लिखा हुआ लेटर उठाता है और पढ़ता है, मुझे नहीं लगता केतन जी कि अब इस रिश्ते में हम दोनों एक साथ और चल पाएंगे, इसलिए मैं आपको तलाक देकर आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। मैंने पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, आप भी कर देना। मेरी तरफ से आप आजाद हैं। अद्विका का लेटर पढ़कर केतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद से बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया? जाने अनजाने मैंने अद्विका को बहुत तकलीफ दी है। मुझे उसे सच बता देना चाहिए था। मैं अद्विका को ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ, मुझे उसे रोकना होगा। केतन जल्दी से घर से निकल जाता है और अद्विका को तलाशने लगता है। वो उसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड हर जगह देखता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो थका हारा मंदिर में जाता है जहाँ वो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, अद्विका ये सब क्या है? इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुमने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। आपसे क्या पूछना था? आप तो यही चाहते थे ना। अब जाइए, अपने दिल, रूप, जान जिसके पास जाना है चले जाइए। अद्विका की बात सुनकर केतन मुस्कुराने लगता है और जल्दी से अपने फोन से कॉल करके अपने दोस्त रुपेश, दिलशाद और सहजान को घर बुलाता है। थोड़ी ही देर में सब वहाँ आते हैं और केतन बारी बारी अद्विका के सामने ही सबको कॉल करता है। जब वो रूप को कॉल मिलाता है तो रुपेश का कॉल मिलता है और जब वो जान को फोन मिलाता है तो सहजान का फोन मिलता है और जब वो दिल को फोन मिलाता है तो दिलशाद का फोन रिंग करने लगता है। ये सब देखकर अद्विका हैरान हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, आज तक मैं जिन सौतनों को तलाशती रही वो ये है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। केतन जी, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो आज मैं इस तरह आपसे तलाक न मांगती। अद्विका, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी जान, सच तो ये है कि मुझे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, जिससे बाहर आने में ये तीनों दोस्त मेरी हेल्प कर रहे थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं, पर गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए था। आई एम सॉरी अद्विका। इस तरह अद्विका की तीनों सौतन उसके सामने आ जाती हैं। हिना नाम की एक बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की होती है। कामकाज में तेज, पर उसमें एक कमी थी, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। बचपन में ही उसकी माँ का साया उस पर से उठ गया था, इसलिए वो अपने पिता महेश के साथ रहती थी। महेश ज्यादा कमा नहीं पाता था क्योंकि उसे दिल की बीमारी थी।
इसलिए हिना अपने पिताजी की सेवा में दिन रात लगी रहती। हिना के पिता को अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता लगी रहती थी। उसकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत आते थे, पर दहेज की ज्यादा मांग के कारण कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ पाता था। ऐसे ही एक दिन उसके लिए रिश्ता आता है। बेटी, तेरी शादी के लिए रिश्ता आया है, अच्छे से तैयार होना। जी पिताजी, जैसा आप कहे मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। अरे बिटिया रानी, कुछ खाने पीने का भी बना देना। ठीक है पिताजी, मैं समोसे बना देती हूँ। अरे अगर इन लोगों ने मेरे से दहेज मांगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास देने के लिए सिर्फ थोड़े से ही पैसे हैं। अरे क्या करूं? हिना को देखने के लिए उसकी होने वाली सास रेणुका, ससुर सुरेश, ननद शोभा और मंगेतर रोहित उनके घर पर बैठे ही होते हैं। अरे बेटे रोहित, जाओ, जाकर थोड़ी देर बात करो हिना से अकेले में। जी पिताजी, अभी जाता हूँ मैं। क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? जी, आप मुझे बहुत पसंद है। अरे कुछ तो बोलिए आप। जी, मैं क्या कहूँ, आप ही कहिए ना कुछ। रोहित और हिना बात कर ही रहे होते हैं कि इधर सुरेश और रेणुका दहेज की बात शुरू कर 10 लाख की मांग कर देते हैं। महेश के पास सिर्फ 5 लाख ही होते हैं। वो उन्हें मनाने लगता है। समधी जी, थोड़ी सी तो दया करें मुझ पे। मैं कैसे इतने रुपयों का इंतजाम करूंगा? आप थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए। मेरी बेटी बहुत ज्यादा सुशील और संस्कारी है, आपके घर को स्वर्ग बनाकर रखेगी एकदम। जी देखिए भाई साहब, आप 10 लाख का इंतजाम कर लीजिए, वरना हम चलते हैं। हाँ भाई साहब, मैंने कुछ सोचा है। ऐसा करते हैं कि 5 लाख मैं अभी दे देता हूँ और 5 लाख आपको शादी के बाद देता रहूंगा। नहीं भाई साहब, हमें मंजूर नहीं। अरे ठीक तो है भाग्यवान, 5 लाख शादी के बाद ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, पर अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हें पता है ना मेरा। हाँ। अरे भाग्यवान, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। इस तरह हिना और रोहित की शादी पक्की हो जाती है और कुछ ही समय में उनकी शादी हो जाती है। हिना दहेज के एक ऐसे चंगुल में फंस जाती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी सास अपने असली रंग दिखाने लगती है। वो उससे दहेज हड़पने के लिए टॉर्चर करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, पता नहीं क्या बात है, आज सुबह से मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। अरे तू तो है ही मनहूस, जरूर कुछ होने वाला होगा। अरे क्यों सुबह सुबह मनहूसियत फैला रही है, जा यहाँ से। अरे बहू सुनो, तुम्हारे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है और उनका देहांत हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबूजी। मुझे जल्दी उनके पास ले चलिए। हिना, तुम मेरे साथ चलो, हम अभी चलते हैं। हिना जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसके पिताजी स्वर्ग सिधार चुके हैं। हिना बिलक बिलक कर रोने लगती है। अरे ओ कुलक्षणी, तेरा बाप तो दहेज के पैसे पूरे किए बिना ही मर गया। माँ जी, मेरे पिताजी तो रहे नहीं और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। भगवान के लिए मुझ पर रहम खाओ, मुझ पे जुल्म मत करो माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे बंद कर अपना ये इमोशनल ड्रामा। मैं अपने बेटे रोहित की शादी ना दोबारा करवाऊंगी और उससे जो मुझे बहुत सारा दहेज दे। अरे तू निकल मेरे घर से। हाँ नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, प्लीज प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। रोहित दूर खड़ा ये सब बातें सुन लेता है और वहाँ आ जाता है। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? हिना मेरी बीवी है और उसके साथ आप ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? हिना इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, समझे आप लोग? वाह बेटा वाह, कल की आई लुगाई के खातिर अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा है। मैं जुबान नहीं लड़ा रहा माँ, जो सही है
वही बोल रहा हूँ। रोहित की बात सुनकर रेणुका मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दिनों में रोहित अपनी बहन का रिश्ता एक अच्छे घर में कर देता है, परंतु दहेज का इंतजाम नहीं कर पाता और अपनी बहन की विदाई बिना दहेज के ही कर देता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन शोभा के ससुराल से बेहद दुखद सूचना आती है कि शोभा अब इस दुनिया में नहीं रही। हे भगवान, हाय मेरी बेटी, हाय। अजी अजी क्या हुआ हमारी बेटी को? अरे बोलिए ना, कहाँ है हमारी बेटी, कैसी है? माँ वो शोभा को उसके घर वालों ने दहेज ना देने के लिए मार डाला। माँ वो हमारे बीच नहीं रही। माँ हाय शोभा मेरी बच्ची, ये सब इसकी वजह से ही हुआ है। इसने हमें दहेज के पूरे पैसे दिए होते तो आज मेरी बेटी है। नहीं नहीं माँ जी, ये कैसे बातें कर रही हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। कल जा यहाँ से। अरे तेरी वजह से दहेज नहीं दे पाए हम। अरे छोड़ो बहू को, गलती इस बेचारी की नहीं बल्कि गलती तुम्हारी है। भला किसी के साथ बुरा करके कोई सुखी कैसे रह सकता है? ये सब सुन रेणुका को अपने किए का पछतावा होने लगता है। उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता है। वहीं उसका बीपी बहुत लो हो जाता है, उसे चक्कर आने लगते हैं जिसके कारण वो जमीन पे गिर जाती है। उसकी बहू हिना अपनी सास रेणुका को संभालती है और पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। अपनी बहू को इस तरह अपने पास देखभाल करते देख वो रोने लगती है और उससे माफी मांगती है। अरे बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हाँ। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। फिलहाल शोभा दीदी के साथ जो भी हुआ, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, मिलकर लड़ना होगा। हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। हाँ बेटी, सही कह रही हो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे माँ बाप से दहेज मांगकर कितना गलत किया। अगर मैं समधी जी को दहेज के लिए बार बार ना बोलती तो शायद वो आज इस दुनिया में होते। माँ जी, अब बीती बातों के बारे में मत सोचिए। फिलहाल ये सोचिए कि शोभा दीदी को इंसाफ कैसे दिलाना है। रेणुका अपनी बहू हिना की बात सुन भावुक होकर उसे गले से लगा लेती है और अपनी बेटी शोभा के खिलाफ हुए अन्याय के लिए उनका पूरा परिवार न्यायालय में जाकर इंसाफ के लिए गुहार लगाता है। इस तरह शोभा का पति, उसकी सास और ससुर को उम्र कैद की सजा हो जाती है। साथ ही हिना के पूरे ससुराल, खासकर सास रेणुका की रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन आता है। अब वो इंसानों का वस्तुओं से तोलमोल करना बंद कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।